चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज देख सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अमन सर वाइफ स्टडीज, और आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। और आप सभी का स्कॉलरशिप टेस्ट अवेलेबल है, लिंक आपको इसका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसे आप लाइव अमन कोड यूज़ करके अभी नोटिफाई करिए, सो दैट आपको ये सब अपॉर्चुनिटी और ये वंडरफुल गिफ्ट जो है आपको मिल सके। चलिए आज के दिन की शुरुआत, आज है 12 फरवरी और आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है लिंकन डे। देखिए आप सभी जानते हैं कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट में से एक रहे हैं, और इनके द्वारा डेमोक्रेसी का एक बहुत फेमस कंसेप्ट दिया गया है, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल। तो इनके जन्म दिवस के ऊपर ये अब्राहम लिंकन डे ऑब्जर्व किया जाता है, मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट। इनका जन्म 12 फरवरी 1809 में हुआ था। ठीक है, हॉर्नबिल लोकेशन है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और इनके जो फादर थे थॉमस लिंकन थे, और मदर जो है हैंक्स लिंकन। इनका क्वेश्चन जो है आपको मिल सकता है, ही वॉज ब्रॉट अप इन पुअर फैमिली, और उसके बाद आगे चलकर जो है ये एक भारत जो अमेरिका के एक प्रसिद्ध जो है राष्ट्रपति बने। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाल फिलहाल में एक डाटा रिलीज किया गया है जिसके अनुसार जो नंबर ऑफ सुसाइड्स ड्यू टू जॉब लॉस है वो इंक्रीज हुआ था 2020 में, और उसके बाद अभी 21 में भी इंक्रीज ही रहा था। अब 2022 का देखते हैं, और ये डाटा जो है किसके द्वारा दिया गया था? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा दिया गया था। अब ये डाटा इस समय क्यों डिस्कशन में आया है? क्योंकि ये डाटा मैंने पहले भी आपको बताया है, जो ये डाटा दिया गया था, लेकिन अब ये डिस्कशन में इसलिए आया है क्योंकि हाल फिलहाल में राज्यसभा में जो मोशन ऑफ थैंक्स चल रहा है उसके ऊपर बहुत सारे डाटा रिलीज़ किए जा रहे हैं। तो हर एक चीज़ का डाटा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं डाटा में से क्वेश्चन आता है। तो 25,000 सुसाइड जो है डेप्ट की वजह से हुई हैं, जॉब की वजह से हुई हैं, जॉब लूज होने की वजह से हुई हैं 3 सालों में। कोविड-19 के समय वैसे भी जॉब लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये डाटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा दिया गया, जो कि रिलीज़ किया गया था अक्टूबर 2021, जब मैंने वर्ल्ड अफेयर की वीडियो में से पढ़ाया था। ठीक है, मोस्ट सुसाइड केसेस जो हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कर्नाटका में रहे 720 के आसपास, महाराष्ट्र में उसके बाद 625 केसेस रहे डेथ के, और फिर तमिलनाडु में 336। आप देख सकते हैं तमिलनाडु जैसी स्टेट में ऐसे केसेस हैं, वो कारण ये है कि एजुकेशन ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट कम है। सुसाइड जो है 2020 के बाद जो है 43% इंक्रीज हुई है फ्रॉम 2018 से, अगर हम देखें। ड्यू टू बैंकक्रप्टी, इंडेप्टनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कारण है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जो है नित्यानंद राय जो है, उनके द्वारा ये भी स्टेटमेंट दी गई 5,213 पीपल जो हैं उनकी जो मृत्यु स्पेसिफिकली जो है इन दोनों कारणों की वजह से, बैंकक्रप्टी और इंडेप्टनेस की वजह से 2020 में। तो इम्पोर्टेंट है ये डाटा, हमें पता होना चाहिए कि ये डाटा किसके द्वारा दिया गया है और इस डाटा को रिलीज़ किसने किया था। चलिए दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने रिलीज किया है ड्राफ्ट प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन बिल 2022? तो ये किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया। देखिए आप सभी जानते हैं कि राइट टू रिलीजन के जो आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं। आर्टिकल 25 है, 26, 27, 28 एंड ऑल फंडामेंटल राइट है हमारे भारत में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो कंसेप्ट है ये कन्वर्जन से बहुत ज़्यादा जो है इश्यूज़ में रहा है, कन्वर्जन की वजह से। देखिए जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, जो पर्सन कन्वर्ट कर रहा हो या फिर कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा हो, उन सभी से संबंधित ये एक्ट होते हैं। तो हरियाणा सरकार ने क्या किया है, एक एंटी कन्वर्जन बिल लाया है। ये कैबिनेट ने ये जो नोट किया है एंटी कन्वर्जन बिल, ये प्रोहिबिट करेगा रिलीजियस कन्वर्जन। किस वजह से? मिस प्रेजेंटेशन की वजह से, अगर फोर्स से होता है, या अंडी इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, या कोरोजन की वजह से होता है, या फिर जो है एलुमिनम की वजह से होता है। इनमें से कोई सा भी कारण होता है तो उससे कन्वर्जन को जो है उसे एक इलीगल एक्ट माना जाएगा। ठीक है, इवन जो है फ्रॉड मीन से अगर मैरिज की जाती है और फिर कन्वर्जन कराया जाता है उसको भी इलीगल माना जाएगा। तो आप ये सब चीज़ें जो है समझ सकते हो, ये एक बहुत सारे ऐसे पॉलिटिसाइज थिंग भी होती हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ भी इसमें बताया गया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं फोर्स होने के, इन्फ्लुएंस होने के, ठीक है, एनरोलमेंट होने के, या फिर जो है फ्रॉडलेंट मीन से मैरिज होने के। तो ये सब चीज़ें भी इस पूरे बिल में दिखा रखी हैं। चलिए देखें महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में कौन एड्रेस किया है वन ओशियन समिट इन फ्रांस? तो इंडिया के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे जो है एड्रेस किया गया। वीडियो मैसेज के थ्रू जो है इस वन ओशियन समिट को एड्रेस किया गया, जिसमें इस समिट में इंडिया तो था ही, डेफिनेटली इन्होंने एड्रेस किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लेकिन सेवरल हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो है, एग्जाम्पल जर्मनी, यूके, साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, ये सब भी जो है उपस्थित थे। इसमें जो है एक तरीके से इनिशिएटिव लाया गया है कि हम कैसे इंटरनेशनल एम्बिशन क्रिएट कर सकें, जिससे हम जो है जो
हमारा वन ओशन समिट है उसके टारगेट्स को अचीव कर सके। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? फ्रांस के द्वारा, ठीक है। और उसमें बहुत सारे देश जो डेफिनेटली यूनाइटेड नेशन और जो वर्ल्ड बैंक है ये भी इन्वॉल्व था। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई किया गया है कि इसमें जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं वो एक तरीके से एक्शन लेंगी टू प्रिजर्व हेल्थी ओशियन इकोसिस्टम। तो बेसिक है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। आप सभी जानते हैं कि 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें यूपी में फर्स्ट पोल स्टार्ट हुआ। तो ओवर कितने % वोटिंग रिकॉर्ड की गई फर्स्ट फेज ऑफ असेंबली इलेक्शन इन यूपी? तो ये ऐसे स्पेसिफाइड क्वेश्चन फर्स्ट फेज का तो जरूर आ सकता है। 60% वोटिंग की गई। अगर मैं इसी को 2017 के इलेक्शन से कंपेयर करूँ तो इलेक्शन में 63.47% वोटिंग जो है कंस्टिट्यूट की गई थी एज रिपोर्टेड इन 2017 इलेक्शन। तो अभी का 60% है जो कि 11 डिस्ट्रिक्ट में हुआ यूपी के 58 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो है कोविड-19 की वजह से जो है पोलिंग क्लोज कर दी गई थी 6 PM पे। 1 आवर एक्सटेंशन दिया गया था कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से, क्योंकि धीरे धीरे ही लोगों से वोटिंग करवाई गई थी। तो जिसमें गाज़ियाबाद और बहुत सारे इलाकों में कुछ ठीक है हसल भी देखने को मिला है बीजेपी और कांग्रेस लीडर्स के बीच में, और जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल ने इंटरवीन भी किया है। बहुत सारी जगह पे वोटिंग हुई है। कुछ जगह ईवीएम के कुछ माइनर टेक्निकल स्नैक भी देखने को मिले हैं। आगरा में 60.33%, अलीगढ़, ये सब परसेंटेज है। इतना परसेंटेज पे आप फोकस ना करें, लेकिन 1% जो कंप्लीट परसेंटेज है वो ज़रूर याद रखिएगा। देखिए मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में जो है ये ओपन होगा पब्लिक के लिए, तो ये 12 फरवरी से। देखिए ध्यान रखिएगा मुगल गार्डन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। हिस्टोरिकल है। इसके द्वारा स्थापित किया गया था सर एडविन ल्यूटन के द्वारा। जब राष्ट्रपति भवन और इन सब का कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन किया गया था उसमें उन्होंने मुगल गार्डन का डिज़ाइन भी फाइनलाइज किया था 1917 में। लेकिन बाद में 1928 के आसपास जो है प्लांटिंग इसमें करना स्टार्ट की गई थी। मुगल गार्डन दिल्ली में है, तो स्पेसिफिकली जनरल पब्लिक के लिए सैटरडे को ओपन होने वाला है और 16 मार्च तक ये ओपन रहेगा। और इसमें इस समय कोविड-19 की वजह से स्क्रीनिंग एंड ऑल सब कुछ रहेगा, ठीक है। विदाउट मास्क एंड ऑल ये सब तो डेफिनेटली होने वाला है। और इसका स्पेसिफाई पूछा सकता है कितने एकड़ में बना हुआ है, तो 15 एकड़ में बना हुआ है, क्योंकि करंट अफेयर में रहा तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये हमारे भारत की जो फ्लावर डाइवर्सिटी है इसको डिफाइन करता है, और एक तरीके से प्रेसिडेंशियल प्लेस जो पैलेस है उसका एक तरीके से सोल माना जाता है। मुगल गार्डन जो है इंस्पायर्ड है जम्मू कश्मीर के मुगल गार्डन से। स्पेसिफाइड जम्मू कश्मीर में है मुगल गार्डन, और गार्डन अराउंड द ताजमहल और इंडिया की जो पेंटिंग मिनिएचर पर्शियन और इन सब से भी इंस्पायर्ड है। चलिए देखिए आप सभी जानते हैं एस जयशंकर जो हैं विजिट पे हैं ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इन सब जगह पे तो अब अभी साथ के साथ एक मीटिंग भी अटेंड करने वाले हैं। तो ये मीटिंग जो फॉरेन मिनिस्टर्स की क्वाड मीटिंग होगी ये कहाँ पे होगी? तो स्पेसिफाइड डिटेल है मेलबर्न में, अमेरिका में। ये जो मीटिंग होने वाली है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर एस जयशंकर जो है इसे ऑफिशियली विजिट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस 10 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में। तो यहाँ पर जो है जिसमें फिलीपीन 13 से 15 फरवरी जाएंगे। ये डिटेल मैंने आपको कल भी दी थी, लेकिन जहाँ पे आपको क्वाड का क्वेश्चन आ सकता है तो 4 क्वाड का स्पेसिफिक डिटेल अभी आया है, तो वो पढ़ लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के काउंटर पार्ट यहाँ पे क्वाड मीटिंग अवेलेबल थे, जिनका नाम था मैरिस पेन, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो पूरा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इंडिया के और ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं ये को चेयर करने वाले हैं ये 12th फॉरेन मिनिस्टर फ्रेमवर्क डायलॉग, जो कि 12 फरवरी को हो रहा है, आज हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट है। और जब से एस जयशंकर हमारे भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बने हैं तब से इनका ये पहला ही विजिट है। ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी होगी। वर्चुअल मीटिंग जो है ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपना शेयर विज़न जो है रख सकें, किस तरीके से हम इंडिया पैसिफिक रीजन में एक तरीके से फ्री एंड ओपन ट्रेड करवा सकें। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, इंडिया और यूके होम अफेयर डायलॉग हो रहे हैं वर्चुअल मोड में, कौन सा? तो आंसर इस क्वेश्चन का 4th। तो इम्पोर्टेंट है, 4th इंडियन यूके होम अफेयर डायलॉग हैं जो वर्चुअल मोड में हो रहे हैं डेफिनेटली, है ना। इंडियन डेलीगेशन जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला, और यूनाइटेड किंगडम के भी यूके डेलीगेशन जो है परमानेंट सेक्रेटरी होम ऑफिस मैथ्यू रायक्रोट, ये दोनों जो हैं पार्टिसिपेंट थे एज इन डिस्कशन डायलॉग में। तो इसमें डिस्कशन इंडिया की तरफ से किया गया कि जैसे एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ बहुत सी जगह पे हो रही हैं एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, रेडिकल एलिमेंट्स यूके में जो हैं, तो उनको रिमूव करना ज़रूरी है। इस चीज़ पे डिस्कस किया गया है। होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो डिस्कशन किया गया है साइबर सिक्योरिटी पे, एक्सट्रैक्शन केसेस, माइग्रेशन, मोबिलिटी, इन सब पे जो है डिस्कशन किया गया है,
ठीक है। और यूके की तरफ से अर्ज भी किया गया है टू मेंटेन द विजिलेंस इन अदर एक्टिविटीज़। तो इम्पोर्टेंट है, ये सब डिस्कशन होते रहते हैं सिक्योरिटी कॉरपोरेशन के ऊपर, हमें बस पता होना चाहिए कि किसने डिस्कशन किया और कब किया है। देखिए, इंडियन मेंस हॉकी टीम ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को, और अच्छे तरीके से हराया है, तसल्ली से। तो आंसर है कि 10-2 से हराया है। तो इम्पोर्टेंट है, इंडिया ने डिफीट किया है साउथ अफ्रीका को 10-2 से, ये स्पेसिफिक याद रखिएगा। अभी आप सभी जानते हैं FIH प्रो हॉकी लीग हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे ये हुआ था अभी मैच, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोस्ट फेस्टुम जो है यहाँ पे मैच हुआ था, जहाँ पे साउथ अफ्रीका को हराया गया। इंडिया के एक नए खिलाड़ी हैं युवराज सिंह, इनके द्वारा एक अच्छा स्कोर किया गया, 3 गोल इन्होंने जो है किए थे 4, 6 और 23rd मिनट में, जो इम्पोर्टेंट रहे इंडिया की जीत के लिए। उसके अलावा जो है भारत अभी इस समय ठीक है करंट ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी हम भारत के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया ने पहले फ्रांस को भी हराया था, जो ओपनिंग मैच हुआ था FIH प्रो हॉकी लीग का, उसमें इंडिया ने फ्रांस को 5-0 से हराया था। और अभी के मैचेस में इतना अच्छा प्रदर्शन भारतीयों ने किया है, जिसकी वजह से जो है साउथ अफ्रीका जो है टिक नहीं पाई इंडिया के सामने। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, रिसेंटली कौन सी कंट्री प्रेसिडेंट है जिन्होंने वॉर्न किया है अपने सिटीजन्स को कि वो यूक्रेन से जो है निकल जाएं? तो डेफिनेटली इस समय USA ही कहेगा कि रशिया का थ्रेट है तो आप निकल जाइए। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं, ये पॉलिटिकल डायलॉग्स हैं रशिया और USA के, तो जिसमें USA के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जॉय बिडेन, इनके द्वारा कहा गया कि आप सभी निकल जाएं वहाँ से, किसी तरीके का इशू एस्केलेट हो सकता है। तो ये रशिया और नाटो के बीच में, नाटो इन द सेंस कह सकते हैं USA के बीच में है। तो सिचुएशन को देखते हुए ऐसा कहा गया है। देखिए, अभी USA ने 8,500 ट्रूप्स जो हैं हाई अलर्ट पे रखे हैं ईस्टर्न यूरोप में, कि किसी भी तरीके अगर रशिया अटैक करता है तो उसका काउंटर किया जा सके। और ब्रिटेन की भी थोड़ी सी हेल्प ली गई है, और साथ के साथ यूक्रेन को भी इन्होंने अपने एंग्लो स्वीडिश एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स दिए हैं कि ये एक तरीके से काउंटर कर सकें। और फिलहाल में रशिया ने भी अपनी जो है एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है बेलुस्ट्रम आर्मी के साथ, बेलारूस के साथ, क्योंकि बेलारूस जो है फेवर करता है रशिया को। तो ये लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है रिसेंट ईयर में। तो ये भी एक तरीके से कंसर्न है अमेरिका का कि इस समय ही इतनी बड़ी लार्जेस्ट एक्सरसाइज करने का क्या मतलब बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टेटमेंट है USA और रशिया के बीच में होती रहेगी। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, ये भी स्टेटमेंट आया है मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर से ही, कि इसरो ने 1975 से लेके अभी तक इंडियन ओरिजिन के कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो ये स्टेटमेंट फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 129। तो ध्यान रखते हैं, इसका पूरा डिटेल जानते हैं कि ये स्टेटमेंट कौन दे सकता है। ऑब्वियसली ये मोशन ऑफ थैंक्स में यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा दिया गया है। तो स्टेटमेंट बताता हूँ मैं आपको कि 1975 से लेके अभी तक में इसरो के द्वारा 129 सैटेलाइट इंडियन ओरिजिन की लॉन्च की गई हैं, जिसके अलावा 342 सैटेलाइट जो है 36 कंट्री से अदर से जो है लॉन्च की गई हैं, जिसमें जो 39 सैटेलाइट्स हैं वो कमर्शियल थी और बाकी सारी नैनो सैटेलाइट थी। ये स्टेटमेंट जितेंद्र सिंह जी के द्वारा दी गई है, आप सभी जानते हैं उनको, ठीक है। 50 जिसमें 53 इंडियन ऑपरेशनल सैटेलाइट जो हैं स्पेस में इस समय हैं, जो ऑपरेशनल हैं इस समय। तो इम्पोर्टेंट है। और अगर स्पेसिफिक डाटा देखें तो 21 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, 8 नेविगेशन सैटेलाइट है जो 53 हैं, 21 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं, 3 साइंस सैटेलाइट हैं। तो जो 53 हैं उसका भी स्पेसिफिक डाटा दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो इनका पर्पस रहा है जो अभी सैटेलाइट हैं, पहला ब्रॉडकास्टिंग, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, ATM, मोबाइल कम्युनिकेशन, टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, इन सब के लिए जो है लॉन्च किया गया। तो ये सब डाटा जो है हमारे भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट चार्ज जितेंद्र सिंह जी के द्वारा राज्यसभा में दिया गया है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली बैन द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन ड्रोन्स। तो इसमें से किसने फॉरेन ड्रोन के जो इम्पोर्ट को बैन किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने। देखिए, ये एक तरीके से बैन करना बूस्ट इन इंडिया का ही एक पर्पस सॉल्व करता है, क्योंकि देखिए जब हम बैन करेंगे तभी इंडिया में प्रोड्यूस करने की शुरुआत होगी। तो सीनियर एविएशन मिनिस्टर ने ऑफिशियली जो है ये एग्जेम्पशन कुछ दिए हैं, लेकिन बाकी बैन किया है, ठीक है। प्रोवाइड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्ट कर सकते हैं, बाकी हर तरीके से बैन। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्लियरेंस बाकी सभी के लिए लेनी पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक्सेप्शन दे रखा है। तो ये रूल्स चेंज हुए हैं, मिनिस्ट्री ने इशू किया है
ड्रोन एयर स्पेस मैप PLI स्कीम, ये सब चीज़ें जो है अपडेट कर दी थी, जिसके तहत मेक इन इंडिया की शुरुआत है, जिसको प्रमोट करना ज़रूरी है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्विक पॉइंट है आज के, बहुत इंपॉर्टेंट क्विक पॉइंट है आज। कौन सा एयरक्राफ्ट है इंडिया का जो कि एग्जिबिट किया जाएगा सिंगापुर एयर शो 2022? तो तेजस को। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि हाल फिलहाल में जो हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है मेडी बडी, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? अमिताभ बच्चन जी। और किन को अपॉइंट किया गया न्यू इंस्ट्रक्टर के रूप में नेशनल डिफेंस एकेडमी? तो संजय कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु, इन तीनों शहीदों को एग्जीक्यूट किया गया था किस तारीख में? तो भूमि गुप्ता के द्वारा। बिल्कुल सही आंसर 23 मार्च, और बाकियों के द्वारा भी। आज का सवाल है, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इनमें से कौन से ऑफिसर को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर जो है स्टेट किया था? तो डिटेल में बताइएगा इसके बारे में। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, जो आप मुझसे कनेक्ट हो सकें। लिंक आपको जो है कमेंट बॉक्स पे मिलता है स्कॉलरशिप टेस्ट का। मेरा जो है रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज कर लीजिएगा, और मेरा कोड लाइव अमन यूज़ करके आप उसे भी नोटिफाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट को। देखिए, कोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नए बैचेस आपके इन एग्ज़ाम्स के स्पेसिफिकली आ रखे हैं, तो आप इन एग्ज़ाम्स को ज़रूर देखें और यूटिलाइज़ करें लाइव अमन कोड, क्योंकि आपकी फ़ीस इसी में कम होगी। लिंक एक सब्सक्रिप्शन के नाम से दे रखा है, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपकी डेफिनेटली फ़ीस कम हो जाएगी। इस फीस को कम करने के लिए आप सीधा कमेंट बॉक्स पे एक लिंक दिया है सब्सक्रिप्शन का, वहाँ से ओपन करें। फ़ीस को सबसे कम करने के लिए बेनिफिशियल रहेगा। लाइव अमन कोड यूज़ करें। चलिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।